Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of class 10th NCERT chemistry, NCERT science actually, and the chapter is metals and non-metals. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले भी हम कुछ बातें कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। देखिए, एक चैप्टर जो है वो कंटिन्यूएशन पार्ट है। कंटिन्यूएशन पार्ट का मतलब समझते हो कि इस चैप्टर में हम ऑलरेडी ही कुछ बातें पहले से चल रही है। केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की, और उन केमिकल रिएक्शंस में हमने फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था वो था मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, और इसमें भी जो वाटर था उसका तीन टाइप देखा था हमने। वाटर का जो है कोल्ड वाटर था और हॉट वाटर था, और गैसियस फॉर्म का जो वाटर था वो वाला हमने इसमें डिस्कस किया था। ठीक है, यानी कि कोई मेटल कोल्ड वाटर के साथ कैसा बिहेव करती है, कोई मेटल हॉट वाटर के साथ कैसा रिएक्शन करती है, और स्टीम जो गैसियस फॉर्म होती है वाटर की उसको स्टीम बोलते हैं हम, उसके साथ में उसका कैसा बिहेवियर होता है उसकी बात हमने पहले की है। ठीक है, फिर इसके बाद में मेटल की हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई थी हमने। मेटल के साथ में जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो जनरली हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इसको हम एक प्रकार से बर्निंग इन एयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बर्निंग में हेल्पफुल होती है, दैट इज़ वाई। और इसके बाद में हमने मेटल की रिएक्शन जो है वो एसिड्स के साथ में देखा था, मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ में, और इसमें भी हमने स्पेशली बात की थी HCl एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ। HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब मेटल का रिएक्शन हमने देखा था तो उसमें हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि सभी मेटल्स, यानी हमने जो सैंपल्स लिए थे वो सभी मेटल्स के जो सैंपल्स हैं वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, करेक्ट। अब फिर उसके बाद में हमने उसके अंदर नाइट्रिक एसिड दैट इज़ HNO3 के साथ में रिएक्शन कराया, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि उसमें भी सभी एसिड्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली मैं क्या बता रहा हूँ कि जब मेटल होता है, जनरली जो मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस केस में नाइट्रिक एसिड के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था या नहीं होता है। ठीक है, और फिर उसमें हमने देखा था लास्ट क्लास में मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है वो एक ऐसे एक्सेप्शनल मेटल है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके और आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है। Aquaresia is a mixture of two acids, ठीक है। अब ये कौन से एसिड्स होते हैं और उनका मिक्सचर होता है, तो किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में ये मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है दो एसिड है HCl और HNO3। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इनका जो रेशियो होता है वो ये होता है 3:1। इसका मीनिंग क्या होता है? 3:1 का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने HCl के 3 पार्ट लिए हैं, HCl के आपने 3 पार्ट लिए हैं, तो नाइट्रिक एसिड का आपको 1 पार्ट लेना है। ठीक है, याद कैसे रहेगा? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन इजी है, एग्ज़ाम के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 1 था या ये 3 था। ठीक है, तो याद रखना है इसके अंदर देखिए H 1 है और Cl भी 1 है, तो इसके अपोजिट यहाँ 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 है तो यहाँ पर इसके अपोजिट यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि जिसके पास 3 नहीं है उसके पास 3 आएगा और जिसके पास 3 है उसके पास 1 आएगा। ये याद रखने के लिए आपको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है कैसे याद रखना है। अब इसका क्या बेनिफिट होता है? तो देखिए इसका बेनिफिट ये है कि ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स डिजोल्व हो जाती है, ऑल मेटल्स गेट डिसॉल्व्ड। इस मिक्सचर के अंदर सभी मेटल्स जो होती है वो घुल जाती है। इवन हमारी जो सिल्वर, इवन हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर मतलब Ag, जिसका सिंबल सिल्वर का Ag होता है, इसके बाद में Au
गोल्ड और प्लेटिनम। जनरली ये 3 मेटल्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, लेकिन एक्वा रेजिया के सामने ये भी क्या हो जाती है, हार मान लेती है और उसके साथ में ये रिएक्शन कर लेती है और डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, घुल जाती है उसके अंदर। एक्वा रेजिया जो होता है उसको रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा वाटर जो रॉयल होता है, रॉयल वाटर, किंग्स की फैमिली से है ये, ठीक है, और इसीलिए एक्वा रेजिया को किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। एक्वा रेजिया जो होता है उसको हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। याद रखना है, जीके के लिए ये आपको पूछा जा सकता है। किंग ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एक्वा रेजिया, ठीक है। अब देखिए ये एक्वा रेजिया जो है ये एक केमिस्ट्री की एक नॉलेज है, केमिस्ट्री का एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसी नॉलेज का यूज़ करते हुए कुछ लोग होते हैं, कुछ दिमाग का यूज़ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ये जो विलेजेज होते हैं उनमें जाते हैं, गाँव में जाते हैं दूर एकदम से, है ना, और जहाँ पे एजुकेशन का लेवल बिल्कुल कम होता है या ना के बराबर होता है, तो वहाँ पर मैंने भी देखा ऐसा, ये लोग क्या करते हैं अपने पास में एक मिक्सचर रखते हैं। ये वाला ही मिक्सचर होता है उनके पास, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड HCl, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गांव में जाते हैं और जो वहाँ की वीमन जो होती है उनको बोलते हैं कि हम आपके जो ऑर्नामेंट्स गहने, उनको हम पॉलिश कर सकते हैं, उनको हम चमका सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने के लिए वो एक नॉमिनल कॉस्ट जो मनी होता है, मनी फैक्टर, वो एकदम नॉमिनल होता है। जनरली वो कहेंगे कि हम मुश्किल से 500 रुपये में, 500 रुपीज़ में आपके जो ऑर्नामेंट्स है, आपके जो भी गहने हैं गोल्ड के या सिल्वर के, उनको हम चमका देंगे। तो जनरली हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है, स्पेशली फीमेल्स की, कि बार्गेनिंग तो मस्ट है, बार्गेनिंग तो वो करेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं 500 रुपये ज़्यादा है, हम तो थोड़ा कम करो, थोड़ा कम का मतलब 300 रुपये, 200 रुपये, तो इवन 200-300 रुपये, 200 और 300 रुपीज़ में वो लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो हम उनको दे देते हैं, क्या अपना जो ऑर्नामेंट होता है या जो भी गहना है उसको हम दे देते हैं, और वो तुरंत ही हमारी आंखों के सामने ये जो मिक्सचर है आपका, इनका नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर है उसके अंदर उसको डाल देता है, उस गहने को उसके अंदर डाल देता है। और कुछ देर बाद में हमें तो पता है कि सभी मेटल्स जो है इसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो जैसे ही मेटल के ऊपर का जो सरफेस होता है उसको जब वो रब करता है एक ब्रश की हेल्प से, आयरन के हेयर्स की ब्रश होती है उससे रब करता है, तो क्या होगा, ये उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो कुछ पार्टिकल्स, कुछ जो लेयर होती है, सरफेस जो होती है गोल्ड की या सिल्वर की, वो क्या हो जाती है, उससे रिमूव हो जाती है इसके साथ रिएक्शन करने से, और वो उस मिक्सचर के अंदर, ये जो वाटर है उस मिक्सचर के अंदर वो क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, और कुछ देर बाद में हमारे जो गहने हैं वो एकदम से चमक जाते हैं, ठीक है। और ऐसे करके वो हम लोगों को बेवकूफ़ बना के, फूल बना के हमें चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, गोल्ड की सरफेस को उन्होंने रब किया, तो कुछ गोल्ड जो है वो उनके इस लिक्विड के अंदर चला गया उनके साथ में, और ऐसा करके वो अपना काम करते हैं। सो कुछ लोग मेहनत मीन्स हार्ड वर्किंग करके करते हैं, और कुछ लोग अपना जो मेंटल होता है, दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसका यूज़ करके कमा के खाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी कहानी किसकी, एक्वा रेजिया की। नेक्स्ट आता है इसके बाद में, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है, आप लोग पहले जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, एंड दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर 1 में आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, उस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी मेटल जो होती है उसकी हम किसी मेटल के सॉल्ट के साथ, मेटल का जो सॉल्ट होता है, मेटालिक सॉल्ट, उसके सॉल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद में जो है मेटल बनती है, और दूसरा एक मेटल का सॉल्ट बन जाता है, मेटल का सॉल्ट प्लस मेटल। अब आप देख सकते हो कि इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन होगा। यहाँ पर ये ए मेटल है और ये मेटलिक सॉल्ट का कोई बी है, BX मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मेटल का जो सॉल्ट बनता है वो AX बनता है, और ये जो मेटल है वो फ्री हो जाती है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, इसका
कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि हाईली एक्टिव मेटल जो होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होती है, वो हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, उसके सॉल्यूशन से, इसके लिक्विड स्टेट का जो सॉल्यूशन होता है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, उसमें से उसको क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, और ख़ुद उसके साथ में सॉल्यूशन के साथ में उसका जो सॉल्ट वाला जो पार्ट है उसके साथ में ये खुद इसके साथ जुड़ जाती है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो ये AX की फॉर्म में यहाँ पर चेंज आ जाता है, और ये जो मेटल थी यहाँ पर B वाली जो मेटल थी, वो B वाली मेटल जो है वो फ्री हो जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को चेक करने के लिए आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है, एक एक्टिविटी गिवन है 3.12 एक्टिविटी 3.12। ये जो एक्टिविटी है ये क्या सजेस्ट करती है कि ये भी एक प्रकार का मेटलिक जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल ही बताता है यहाँ पे। ठीक है, उसमें क्या लिया हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब है, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है, एक सब्सटेंस लिया है, और उस सब्सटेंस का जो नाम है वो है कॉपर सल्फेट। और ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर ब्लू होता है। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू। ठीक है, और ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर हम एक आयरन का बना हुआ एक नेल जो होता है, कील जिसको हम बोलते हैं, आयरन की बनी हुई कील जो है उसको हमने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है, इसके अंदर सस्पेंड कर दिया है, यानी इसके अंदर हमने उसको लटका दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। तो अगर हम इसका सिंपली इक्वेशन देखते हैं तो ये इक्वेशन है CuSO4, ये तो है जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और ये है आयरन का सिंबल। तो इनकी जब रिएक्शन होती है, आपस में अगर कोई रिएक्शन होती है, तो आप क्या देखते हैं कि जो आयरन का नेल है, उस आयरन के नेल के ऊपर क्या हो जाता है, एक कलर आ जाता है, और वो रेडिश कलर आ जाता है। ठीक है, और ये जो कॉपर है ये अलग हो जाता है यहाँ से। तो इसका जो ब्लू कलर होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। इसका जो ब्लू कलर होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और जब ये डिसअपीयर हो जाता है तो उसके बाद में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो आयरन है, इस आयरन ने इस कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पर ये अलग हो गया, और इस आयरन ने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आयरन और कॉपर में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव इन आयरन एंड कॉपर, तो हम इजीली बता सकते हैं कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर ये एक्टिविटी वगैरह होती है। आपकी जो बुक है, अब इसमें क्या है कि जितने भी जो हमारे पास मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है उनको हमने क्या किया, इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, उनको अरेंज कर दिया है 3.2.5 के फॉर्म में। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, मेटल्स को उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर टेबल 3.2 और इस टेबल के अंदर आप देखिए कि सबसे ऊपर जो मेटल है वो है पोटेशियम, के जिसका सिंबल है, पोटेशियम सिंबल है जिसका के। और इसके अंदर जो सबसे नीचे वाला जो है, सबसे नीचे जो है वो है AU दैट इज़ गोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं तो जो सबसे ऊपर वाली जो मेटल है, पोटेशियम, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जो सबसे नीचे वाली मेटल है गोल्ड, वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। तो ये जो ऑर्डर है इन मेटल्स का, ये
रिएक्टिविटी ऑर्डर है और ये इसको प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऑर्डर है ये आपको याद भी रखना है। और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम है कोई भी एग्ज़ाम आपका, अगर आपको स्पेशली बात करनी है यहाँ की, तो एग्ज़ाम का मतलब यहाँ पर आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर 2 या 3 मेटल्स के एग्जाम्पल दे देगा आपको और फिर उनको बोलेगा कि इनको आप इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इनका जो इंक्रीजिंग बोल सकता है, डिक्रीजिंग भी बोल सकता है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, ऐसा वो आपसे बोल सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भी है और पूछ भी सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर जो है आपकी बुक के अंदर ये है आपका पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 के ऊपर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक ही नहीं, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन है। तो वहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर में देखिए वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, यानी कि सोडियम को, जो जैसे मान लीजिए ये सोडियम का पीस है, तो इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के क्यों रखते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमें पता है इसके बारे में तो कि जो सोडियम है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। और ये जो एयर के साथ में इसको एयर के अंदर जब आप एक्सपोज कर देते हैं तो ये सोडियम जो होती है वो एयर के साथ रिएक्शन कर लेती है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें हीट निकलती है और वो हीट जो एक साथ निकलती है तो वो आग पकड़ सकती है, कैच फायर कर सकती है, ठीक है। दैट इज़ वाई ये जो केरोसिन का जो ऑयल होता है उसमें इसको डिप करके रखा जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन का रिएक्शन, आयरन सपोज ये आयरन का पीस है, इसका रिएक्शन स्टीम के साथ में, तो ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है सिंपली, और इसका इक्वेशन जो है आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। कैल्शियम का और पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ में, सेम ये जो रिएक्शन है कैल्शियम और पोटेशियम, ये रिएक्शन भी आपके वहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, एज इट इज़, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सैम्पल्स, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। Samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solutions and one by one. Okay, the results obtained have been tabulated as follows. Tabulated का मतलब इन टेबल के फॉर्म में वो गिवन है, ठीक है। मेटल ए बी सी डी है। फर्स्ट आयरन सल्फेट के साथ में मेटल ए का रिएक्शन नहीं होता। सेकेंड बी मेटल का आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सी के बाद बात करते हैं नो रिएक्शन, डी के साथ नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आयरन सल्फेट है उसकी जो आयरन है उसको बी मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देती है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो बी वाला जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। ये तो हमें एक कंक्लूजन मिल गया, ठीक है। सेकंड वाला जो कॉलम है, सेकंड कॉलम के अंदर देखिए कॉपर सल्फेट है। फर्स्ट वाली जो मेटल ए है वो डिस्प्लेसमेंट कर देती है किसका, कॉपर सल्फेट की जो कॉपर है। इसका मतलब जो ए मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, और बाकी में कोई रिएक्शन नहीं होती है। थर्ड में देखिए, थर्ड कॉलम के अंदर जिंक सल्फेट गिवन है। जिंक सल्फेट जो है उसके साथ में जो है कोई रिएक्शन नहीं होती है, किसी की भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगर जिंक सल्फेट के साथ किसी की रिएक्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और ये जो ABCD है वो कम रिएक्टिव है, ठीक है। फिर आता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 जिसका हम फॉर्मूला बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और उस सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जो सी मेटल है वो क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन करती है, लेकिन डी मेटल जो है वो रिएक्शन नहीं करती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डी मेटल जो है वो इसमें किसी में भी रिएक्शन नहीं कर रही है इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए कॉलम में, बी कॉलम में, सी कॉलम में और डी कॉलम में, 4 कॉलम में सभी में देख लीजिए कि जो डी मेटल है वो रिएक्शन नहीं कर रही है। यानी कि डी मेटल आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करती, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करती, जिंक सल्फेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करती और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो डी वाला जो मेटल है वो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, जो इनको अपने मेटलिक सॉल्ट के जो सॉल्यूशन है उसमें से मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, यूज़ द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स A, B, C एंड D विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बोल रहा है कि इन ABCD में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, ठीक है। तो उसकी जब हम बात करते हैं,
उसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने देखा कि जिंक सल्फेट जो है एक मेटल, उस जिंक सल्फेट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, और विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इनमें से जो है A B C D है। अब आपको ये एक्सपेरिमेंट यानी कि केमिकल रिएक्शंस लिख लिख के आपको बताना है। चलिए, तो ये आपको मैं एक होमवर्क असाइनमेंट की फॉर्म में देता हूँ, ठीक है। होमवर्क असाइनमेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए। आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चंस है। ये आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो टेबल है, सॉरी आपकी जो नोटबुक है, उसके अंदर आपको मेंशन करना है, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। और आपका जो कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर भी आपको इनके आंसर्स अगर मालूम है तो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन, मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक 3.3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आपस में रिएक्शन। मेटल्स वर्सेस नहीं बोलेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन, ठीक है। देखिए, मेटल्स की बात हम पहले कर चुके हैं इस चैप्टर में। हम मेटल्स की बात पहले कर चुके हैं कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की भी हम थोड़ी बहुत डिस्कस किया है। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी जो नहीं रखता है वो नॉन मेटल होता है, सिंपली। नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या होता है, नॉन मेटल का मीनिंग क्या होता है कि जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है, ठीक है, सिंपली। अब मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी मेटल्स की हमने बात की है और बहुत सारे मेटल्स के एग्जांपल्स भी हम जानते हैं, ठीक है। क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने मेटल के अंदर किसी एटम की स्ट्रक्चर जो होती है उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर किया होगा, वहाँ पर ज़रूर आपने इसके बारे में लर्न किया होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक डायग्राम है सिंपल सा। ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इस एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर, इस एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ मेटल्स हैं, कुछ सर्कुलर पाथ है और इन सर्कुलर पाथ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस है ये आपका और इनके अंदर ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये जो बातें हैं ये आप लोग क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इन सब को दिखाने के लिए ही क्या करते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक टेबल है आपकी बुक के अंदर, एक टेबल है 3.3। देखिए उस टेबल को, टेबल 3.3। इस टेबल 3.3 के अंदर कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मेटल्स के हैं, कुछ नोबल गैसेस के हैं और कुछ नॉन मेटल्स के हैं। इस टेबल 3.3 के अंदर नोबल गैसेस की बात की हुई है, नोबल गैसेस। अब ये नोबल गैसेस क्या होती है, हमारा जो नेचर है उस नेचर के अंदर अब तक हम लोगों के पास 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने अरेंज कर रखा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है। और ये जो ऑर्डर होता है इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं हम इसको, पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ अरेंजमेंट है, कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल कॉलम्स है, हॉरिजॉन्टल रोज है ऐसे। और ये जो हॉरिजॉन्टल जो रोज है इनको हमने नाम दिया हुआ है पीरियड्स। क्या नाम देते हैं इनको हम, पीरियड्स नाम देते हैं। और ये पीरियड्स जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज है और जो वर्टिकल रोज हैं उनको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है ग्रुप। क्या नाम दिया हुआ है, ग्रुप नाम दिया हुआ है। तो वह पीरियड्स एंड ग्रुप्स वहाँ पर प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके 18 ग्रुप्स है। देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, टोटल 18 ग्रुप्स है।
और अगर हॉरिजॉन्टल रोज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रोज की बात करें तो वहाँ पर आपको 7 पीरियड्स हैं। कितने हैं? 7 पीरियड्स की हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो 7 पीरियड्स है इनके अंदर भी एलिमेंट है और ग्रुप जो है उनमें भी एलिमेंट्स हैं। 18 का जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर जो 18 है, लास्ट वाला ग्रुप नंबर 18, इस ग्रुप नंबर 18 के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है। व्हाट आर दे कॉल्ड? नोबल गैसेस। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम, और इसके बाद में आता है नियोन, नियोन के बाद में आता है आर्गन, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद में आता है जेनॉन, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं। और रेडॉन, ठीक है। अब ये जो रेडॉन है ये एक्चुअली क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी हम बात नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बाकी हैं ये गैसेस होती हैं और इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। अब क्यों बोलते हैं इनको नोबल गैसेस? वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस? वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस? इनको नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्यों? क्योंकि इनका जो केमिकल रिएक्टिविटी होता है, केमिकल नेचर जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, बाकी के जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके साथ इनका मैच नहीं करता है, ठीक है। ये वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है, इनको नोबल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली बहुत पहले की बात है, जब ये नोबल गैसेस कहते थे तब इनके बारे में, इनकी केमिकल नेचर के बारे में पता नहीं था। मीन्स इट वाज एज्यूम्ड, इट वाज एक्सेप्टेड दैट दीज वर जीरो रिएक्टिव, ओके, किसी के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता था। लेकिन लेटर ऑन, अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये मेटल्स जो ये जो गैसेस हैं ये कुछ रिएक्टिव होती है, इनके कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो मिले हैं। आप लोग क्लास 12th के अंदर, क्लास 12th के अंदर इनके बारे में बात करेंगे। कुछ रिएक्टिविटी है, कुछ रिएक्शंस है नोबल गैसेस की। तो तब से नोबल गैसेस का जो नाम था वो अभी भी चला आ रहा है, ऑल्दो दे आर नाउ कंसिडर्ड एज रिएक्टिव, करेक्ट, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपका, टेबल कौन सा टेबल? टेबल 3.3, उसके अंदर देखिए फर्स्ट नोबल गैसेज है, उसके बाद में मेटल्स हैं नीचे और नॉन मेटल्स है। इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और उनके अंदर कुछ डिटेल्स बताई हुई है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर। और इनमें जो फर्स्ट सेल होता है उसको हम के बोलते हैं। द नियरेस्ट, नियरेस्ट सेल, नियरेस्ट शेल बोल सकते हैं टू द न्यूक्लियस इज के, देन नेक्स्ट वन इज एल, देन एम एंड देन एन एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस, दे आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस। फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है, फर्स्ट जो सेल होता है उसको के सेल बोलते हैं। और के सेल जो होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि उसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन ही फील कर सकते हैं, ठीक है। एल वाला जो होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब हम इनकी बात करते हैं, ये जो है हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है। दे हैव आइदर 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या है? जैसे इस डायग्राम की अगर बात करें तो ये वाला जो सेल है ये आउटर मोस्ट सेल है इसका, ठीक है। आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं, वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट, ठीक है। वैलेंस सेल की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बची हुई जो बातें हैं, इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है या इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप इस टेबल को अच्छे से देखिए, इनका एलिमेंट्स का जो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है इसको अच्छे से देखिए। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बात करते हैं बाकी की नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग ऑल द प्रीवियस डिस्कशंस, ओके। प्रीवियस वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिए। सिंस आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम है, पहली बार होगा तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।